हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो यहाँ हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास की। तो पिछले लेक्चर तक हमने कांग्रेस की स्थापना देख ली थी 1885 में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके विभिन्न स्वरूप कैसे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखने मिलते हैं दो स्वरूप, एक है उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारवादी आंदोलन की। तो इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब जी जैसे। अब इस आंदोलन की विचारधारा कैसी थी और फ्रीडम के लिए इनके विभिन्न कार्य किस तरह से रहे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका सोचना कैसा था और इनकी विचारधारा कैसी थी। तो ये उदारवादी ब्रिटिशर्स की न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे और बोलते थे कि संवैधानिक मांगों के द्वारा ही हमें अधिकारों की प्राप्ति होगी। ये भारत की आम जनता पर विश्वास नहीं करते थे, भारतीय जनता को ये अशिक्षित मानते थे। अब इनकी मूल सोच ये थी कि ये भारत में ब्रिटिश रूल की मांग करते थे, अन ब्रिटिश रूल की नहीं। अब इन दोनों रूल्स में अंतर क्या है तो देखते हैं हम कि अन ब्रिटिश जो रूल है वो भारत में था और ब्रिटिश रूल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों में था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गुलाम होते हुए भी वहाँ पे ब्रिटिश रूल कैसे था। तो उदारवादियों का मानना था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये बहुत प्रगतिशील है, जिसमें लोगों के कल्याण पर बल दिया जाता है। क्योंकि इंग्लैंड का प्रशासन कुछ ऐसा ही था, जैसे इंग्लैंड में संसदीय शासन था, वहाँ के लोग अपनी मांगें रख सकते थे, वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता थी और आर्थिक प्रशासन में भेदभाव नहीं था तथा औद्योगिकरण और विकास भी हो रहा था। तो उदारवादियों को भी कुछ इस तरह का ही शासन चाहिए था भारत में। लेकिन भारत में तो अन ब्रिटिश रूल था। अन ब्रिटिश रूल मतलब कि यहाँ पर जो भारत है उसमें प्रगतिशील तत्व मौजूद नहीं है ब्रिटिशर्स के, यहाँ लोकतांत्रिक शासन नहीं है, भारतीय भागीदारी नहीं करते प्रशासन में, भारतीयों को नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते और भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा भी नहीं दी जा रही है, कृषि का पिछड़ापन है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा है और लोगों में ऋणग्रस्तता और अकाल की बारंबारता लगातार बढ़ते जा रही है। और इसी को देखकर उदारवादियों ने मांग की थी कि भारत में उन्हें अन ब्रिटिश रूल नहीं बल्कि इंग्लैंड की तरह ब्रिटिश रूल चाहिए। तो ये तो थी उदारवादियों की विचारधारा। अब इस विचारधारा को क्रियान्वित कैसे किया इन्होंने, तो ये ब्रिटिश जनमत को प्रभावित कर क्रमिक सुधार पर बल देना चाहते थे। तो लंदन में इन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया कि भारत की स्थिति बताई वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन को, और प्रार्थना पत्र लिखते थे, उसके लिए स्मरण पत्र लिखते थे और लेखों के माध्यम से अपने भारत की समस्याएं बताते थे ब्रिटिशर्स को और उनके समाधान की भी मांग करते थे और संवैधानिक तरीकों से मांगे कर रहे थे। ये रक्तहीन संघर्ष पर विश्वास करते थे। अब इनकी मांगें कुछ इस प्रकार से थीं कि भारतीय विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़नी चाहिए, धन की निकासी जो हो रही है भारत में उसमें कमी आनी चाहिए और स्थायी बंदोबस्त जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए और कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के समान ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन दिया जाना चाहिए। और ये सिविल सेवा का भारतीकरण, उसके उम्र में वृद्धि तथा भारत में परीक्षा लेने को भी प्रोत्साहित करते थे तथा शस्त्र अधिनियम में समाप्ति और सैन्य व्यय में कटौती की भी मांग करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो इनके उदारवादियों के कार्य थे क्या उन्होंने कुछ प्रभाव छोड़ा। तो सबसे पहले भारत में देखते हैं कि एक राजनीतिक जागरण होने लगा था। अब भारतीयों के पास एक नेतृत्व करता था जो उनकी मांगों को ब्रिटिशर्स के सामने रख सकता था और लोकतंत्र तथा स्वशासन की विचारधारा अब भारत में भी प्रभावशाली होने लगी थी। फिर आगे इन्हीं उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन का असली चेहरा भारतीयों को दिखाया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने भू राजस्व व्यवस्था को शोषणकारी पद्धति बताई तथा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कैसे हो रहा है वह भी स्पष्ट किया। रेलवे से व्योद्योगीकरण कैसे हो रहा है, भारत की लूट कैसे हो रही है और धन की निकासी कैसे हो रही है भारत से, वे सारी चीज़ें इन्हीं उदारवादियों ने स्पष्ट की थी भारतीयों के सामने। और इन्हीं सब बातों के उजागर होने से, आर्थिक समीक्षा होने से बुद्धिजीवी वर्ग एकजुट होने लगे तथा राष्ट्रवादी चेतना जागने लगी थी अब भारत में।
और राष्ट्रवादी चेतना से मतलब है कि एक हमारा खुद का देश होगा, हमारा खुद का राष्ट्र होगा, उसमें हम स्वयं प्रशासन करेंगे, ये सोच अब भारतीयों के दिमाग में बैठने लगी थी। तो अब आगे देखते हैं कि इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी रही थीं। जैसे ये जो आंदोलन था वो भारत के सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया था और लंबे समय तक ब्रिटिश के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ थे। ये अभी भी ब्रिटिश रूल को अच्छा मान रहे थे और उसी के अंतर्गत शासन चाह रहे थे। और एलीट क्लास तक सीमित होने के कारण आम जनता अभी भी इस आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। लेकिन फिर भी इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आर्थिक नीति की जो उदारवादियों ने समीक्षा की थी, ब्रिटिशर्स का जो असली चेहरा सामने लाया था, उसके कारण भारतीयों के सामने अब जो ब्रिटिशर्स का असली चेहरा था, अन ब्रिटिश रूल था, वह सामने आने लगा था। तो ये थी उदारवादियों की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब उग्रवादी आंदोलन की। तो इसके कुछ प्रमुख नेता हुए हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे। तो अब बात करते हैं कि उग्रवादी आंदोलन का उदय क्यों हुआ। तो इसका पहला कारण तो ये था कि इससे पहले जो हमने उदारवादियों की बात की, तो उदारवादियों के सारे जो प्रयास थे वे विफल हो रहे थे भारत की समस्याओं को ब्रिटेन के सामने रखने में। तो वहाँ ये सारी चीज़ें उग्रवादी नेता देख रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स के सामने पत्र लिखने से या स्मरण पत्र देने से कुछ नहीं होने वाला और अब उग्रवादी स्वयं के प्रयत्नों से अपने अधिकारों की प्राप्ति करने पर बल देने लगे। और ब्रिटिशर्स का असली चेहरा तो पहले ही उदारवादियों ने उनकी आर्थिक समीक्षा करके धन की निकासी की बात बताकर सामने ला दिया था। तो साथ ही सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे उसने उग्रवादी चेतना को जगाया था। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती दिख रही है और हमारी मातृभूमि अब गहरी नींद से जाग रही है। और उसी समय अरविंद घोष कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है। तो इसी तरह स्वदेशी, स्वराष्ट्र और भारत भारतीयों के लिए जैसे नारे भी दिए गए थे और इन्हीं सब बातों से उग्रवादी प्रेरित हो रहे थे। तथा उसी समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हो गए थे। जैसे 1896 में जब इथोपिया जैसे छोटे देश ने इटली को हराया और 1905 में जापान जैसे छोटे देश ने रशिया को हरा दिया था। तो इसी के माध्यम से उग्रवादियों को प्रेरणा मिलती है और वे सोचते हैं कि भारतीय भी तो लड़कर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं ब्रिटिश रूल से। तो इस तरह उग्रवादी अपना कार्य शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि इनकी विचारधारा और कार्य पद्धति कैसी थी। तो ये ब्रिटिशर से घृणा करने लगे थे और कहते थे कि भारतीयों की जो मुक्ति है वह स्वयं के प्रयासों से होगी, ना कि अंग्रेजों की कृपा से। और इसी समय तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और अब से ही स्वराज की मांग प्रारंभ हो गई थी। और जो कांग्रेस के उदारवादियों का अधिवेशन होता था उसे ये कहते थे कि कांग्रेस का अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह बोलेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए उग्रवादियों ने अपना नया तरीका अपनाया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया, स्वदेशी पर बल देना प्रारंभ किया तथा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल देने लगे। और ये उदारवादियों का जो पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जो लिखकर अपनी मांगे रखना था, उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। और इन्होंने विरोध करने का अपना तरीका अपनाया जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया, जिसमें ये धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे और जेल भरो जैसे आंदोलन भी चलाते थे। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनके कार्यों का प्रभाव क्या पड़ा भारत में। तो जो उग्रवादी थे वे ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं करते थे बल्कि भारतीय जनता पर भरोसा करते थे। और आंदोलन में अब इन्होंने आम जनता को जोड़ना प्रारंभ कर दिया था और संघर्ष की नई पद्धति धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार से रिलेटेड निष्क्रिय प्रतिरोध लाया था, जो आगे चलकर गांधीवादी पद्धति का आधार भी बनता है। अब यदि हम उग्रवादियों के जो प्रदर्शन की पद्धति है उसमें से हिंसा को अलग कर दें तो ये पूर्णतः गांधीवादी पद्धति को रिप्रेजेंट कर देगी। तो ये तो थी कुछ अच्छी बातें उग्रवादियों के बारे में। लेकिन अब देख लेते हैं कि उग्रवादियों की सीमाएं भी थी कुछ। जैसे ये प्रदर्शन के लिए धार्मिक प्रतीकों पर बल दे रहे थे, जैसे तिलक का शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव मनाना। तो विरोध के इन धार्मिक प्रतीकों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया भारत में। फिर आगे उग्रवादी और उदारवादी में राजनीतिक मतभेद के चलते
1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी होता है 2 भागों में। लेकिन इन सीमाओं के बाद भी उग्रवादियों के कार्यों ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा प्रदान कर दी थी। तो इसी के साथ हमारा उग्रवादी तथा उदारवादियों का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बंगाल के विभाजन की तथा उसी से प्रेरित होकर उत्पन्न हुए स्वदेशी आंदोलन की। तो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस हों तो कमेंट में आप बता भी सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कहानी बाकी है आधुनिक भारत की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई एम यश डहरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।